हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जीओसी में स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसके जितने भी टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हमारा 11-12 से तो रिलेशन रखता ही है, साथ ही साथ इसमें हम लोग जेई और नीट के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है हमारा क्या जी, आइसोमेरिज्म। तो देखिए पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है, और किसको हम लोग आइसोमर्स बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे हम लोग आइसोमर्स की, ये सारी बातों को हम लोग अभी समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल लेते हैं और भी समझते हैं कि हम आइसोमरिज्म को कहाँ पे देखेंगे या किस कंडीशंस को हम लोग आइसोमर्स बोलेंगे, कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे या क्या कंडीशंस होगा जिसमें हम ये जानेंगे कि कोई भी कंपाउंड आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो देखिए अगर हमारे पास एक एग्जांपल अगर हम लें और मेरे पास CH4 है, ठीक है, देखिए CH4 जो है मीथेन है, दूसरा हमारे पास क्या है CH3 है और हमारे पास CH3 है, ठीक है। यानी इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ C2H6, ठीक है। और एक तीसरा जो ले रहे हैं वो है हमारा C3 और क्या है जी H8। अब थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं। अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर लिखूंगा तो मैं CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। हम जानते हैं कि CH4 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, यानी अल्केन में जितने भी कार्बन आपको मिलेंगे वो सभी के सभी कार्बन जो होंगे sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। दूसरा कंडीशन समझते हैं हम लोग, सेकेंड वाला जो कंडीशन है वो है आपका C2H6। तो देखिए इसको अगर हम बनाना चाहें तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं CH3 और ये हमारा क्या है जी CH3, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशंस है वहां पे हमारे पास 3 कार्बन है, तो इसका हम अगर ये फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या CH4 जो है इसका आप स्ट्रक्चर कितने तरीकों से लिख सकते हैं, तो देखिए CH4 का एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है और जो आपको यहाँ पे दिखाया जा चुका है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि C2H6 का स्ट्रक्चर अब बनाइए, तो देखिए C2H6 का यही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इससे ज़्यादा ये स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन है अगर आपसे पूछा जाए कि C3H8 बताइए, तो इसका भी अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आप इसका यही स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यानी इन तीनों में आप क्या कॉमन देख रहे हैं कि सबको आप एक ही स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहली बात याद रखिए कि आइसोमर्स होने के लिए कम से कम किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का 2 स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर वाइज वो डिफर होना चाहिए। अब आइए इस पॉइंट को समझते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आइसोमर्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ और वो हमारा एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और हमारे पास है CH3, ठीक है। और हम ले रहे हैं आपको CH3, यहाँ पे लिख दिया CH और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया CH3। अब देखिए अगर मैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो आप यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, कार्बन काउंट करिए। तो कार्बन का जो नंबर है वो यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन का अगर काउंट करिएगा तो 3 2 2 और यहाँ का 3 सबको ऐड करिएगा तो यहाँ पे आपको 10 हाइड्रोजन मिलेंगे। एज इट इज यहाँ भी सेम ऐसा ही आप करिए। तो यहाँ भी अगर आप नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो 4 है और अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 10 है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए क्या है जी, एक जैसा है। यानी अगर मैं बोलूं कि जो आप स्ट्रक्चर्स ये लिखे हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला भी यही है और इस स्ट्रक्चर्स का भी फॉर्मूला क्या है जी, यही है।
यानी यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए फॉर्मूला सेम हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये लॉन्ग चेन है और इसमें ब्रांच है, यानी ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब ऐसा कंडीशंस होने लगे कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होने लगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है और जो ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है जी, आइसोमर्स है। क्या है ये, एक दूसरे का क्या है जी, आइसोमर्स है, ठीक है। इसका यह मतलब हुआ कि जो आपका ये CH4 की बात कर रहे हैं, ये आइसोमर शो नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ ये C2H6 भी आइसोमर शो नहीं करेगा और ये C3H8 भी आइसोमर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर C4H8 की अगर आप बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एटलीस्ट 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर तो आपको यहाँ मिल ही गया। तो और इन दोनों के लिए जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपको आइसोमर्स की बात करनी है तो आइसोमर्स के लिए हमारे पास कंडीशंस, फर्स्ट मस्ट कंडीशन क्या हो गया कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए MF लिख रहा हूं मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, वो तो सेम होने ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो देखिए जब स्ट्रक्चर डिफर हो रहा है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी जी, ठीक है। और साथ ही साथ अब देखिए अरेंजमेंट हम यहाँ ना लिख के, सॉरी स्ट्रक्चर ना लिख के हम यहाँ पे अरेंजमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। किसका? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम, ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा जी, डिफरेंट मिलेगा। तो ये आइसोमर्स का कंडीशन है। और आइसोमर्स जो हम बात करेंगे ये हमेशा कहाँ पे बात करेंगे, तो कोवेलेंट कंपाउंड में बात करेंगे, ठीक है। आइसोमर्स किसकी कैरेक्टर होता है जी, कोवेलेंट कंपाउंड का कैरेक्टर होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो आइए अब हम पहले आइसोमर्स को डिफाइन करते हैं और फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए अगर आपको आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है तो आइसोमेरिज्म को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि कंपाउंड्स हैविंग कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टीज में आप क्या ले सकते हैं, केमिकल भी लिख सकते हैं और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड ये पॉइंट भी याद रखना है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या आप लिख सकते हो ग्रुप्स ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड isomers, are called isomers, and this phenomena is, and this phenomena is called isomerism, ठीक है जी। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ना लिख के क्या लिखा है, अरेंजमेंट। क्या लिखा है, अरेंजमेंट लिखा है, किसका, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये जो आप देख लिए ये आपका डेफिनेशन है किसका, आइसोमेरिज्म का। अब आइए थोड़ा हम अरेंजमेंट की बात करते हैं और फिर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और समझेंगे कि क्या ये आइसोमर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग अरेंजमेंट की बात करते हैं कि आखिर अरेंजमेंट को हम यहाँ क्या समझें। देखिए हमने यहाँ पे बोला है क्या, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट किसका, अरेंजमेंट्स ऑफ जो आपका एटम्स होना चाहिए और आपका ग्रुप्स ऑफ एटम्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। ये हमने क्या बोला है कि ये होना चाहिए डिफरेंट, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग समझते हैं, ये क्या होना चाहिए जी, ये होना चाहिए डिफरेंट। अब देखिए अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए अरेंजमेंट को हम लोग यहां दो तरीके से समझेंगे, ठीक है। एक तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, ये भी एक अरेंजमेंट है। एक हम लोग क्या बात करेंगे, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स जो हो
वो कैसा हो, डिफरेंट हो। और एक हम लोग बात करेंगे ओरिएंटेशन की। अब देखिए ओरिएंटेशंस और कनेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है इसको आप समझ सकते हैं। देखिए ओरिएंटेशन की बात हम लोग 3D में करेंगे, स्पेस में करेंगे। यानी यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी की बात करेंगे, देखिए जी यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ के लिए भी जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, इसको मैं MF लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा जी। और ओरिएंटेशन वाले केस में भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है, क्या है जी, डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, ओरिएंटेशन में आप क्या बोलोगे, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा जी, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो डिफर क्या करेगा, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफर करेगा, क्या करेगा जी, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये क्या बात कर रहे हो, ओरिएंटेशन क्या होता है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए अब हम इसको समझते हैं। देखिए अगर मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं CH3 CH2 CH2 और ये ले रहा हूं CH3, ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं CH3 CH और यहां पे ले रहा हूं CH3 और यहां पे ले रहा हूं CH3। अब देखिए अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप लिखते हैं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये हो जाएगा C4 और H10। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें आपके पास क्या है, CH3 जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि CH3 किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की कनेक्टिविटी एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है ग्रुप्स ऑफ एटम का और एटम का, वो कैसा है, डिफरेंट है। तो जब कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए तो इस तरीके के कंडीशंस को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का डिफरेंट होना, ठीक है। लेकिन अब आइए समझते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास एक ये फॉर्मूला है CH3 C और ये H डबल बॉन्ड और C और यहाँ पे मैं लिख दूं CH3 और यहाँ पे लिख दूं मैं H, ठीक है जी। एक तो अपने पास ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपके पास है C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आपके पास क्या है CH3 और यहाँ पे आपके पास है CH3 और यहाँ पे है आपके पास H और यहाँ पे है आपके पास H। अब आइए समझते हैं। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो देखिए यहां भी CH3 C के साथ अटैच है, H C के साथ अटैच है, इधर भी देखिए CH3 जो है वो C के साथ अटैच है और हाइड्रोजन जो है वो C के साथ अटैच है। यहां भी वही केस है, देखिए H C के साथ अटैच है, CH3 भी C के साथ अटैच है, इधर भी कार्बन C के साथ और H के साथ, CH3 के साथ और H के साथ अटैच है। यानी यहाँ पे एक कार्बन एक CH3 और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ का भी कार्बन एक CH3 और एक H के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दूसरा कार्बन अगर आप देखते हैं तो ये भी CH3 के साथ और H के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ भी ये दूसरा कार्बन देख रहे हैं तो ये भी H और CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि भाई कनेक्टिविटी सेम है, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम देखें तो वो आपका क्या है जी, सेम है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप कुछ इसको ऐसा कंसीडर कर लीजिए, कैसा, आप इसको ऐसा मान लीजिए, अगर मैं इसको एक लाइन ऐसे खींच देता हूं, ठीक है जी, यहां भी और यहां भी, यहां भी और यहां भी, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपके पास जो दोनों ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। और इस लाइन के नीचे नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, H है और यहाँ भी क्या है, H है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो देखिए लाइन के ऊपर आपके पास क्या है, CH3 और लाइन के नीचे क्या है जी, इसके CH3 है। यानी यहाँ का अगर आप ओरिएंटेशन देखिए ग्रुप का और यहाँ का जो ओरिएंटेशन देखिए ग्रुप का, वो डिफरेंट है, ठीक है। ऊपर में दोनों एक ही साइड थे जबकि नीचे में दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहाँ भी देखिए कार्बन, यहाँ जो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ये कहाँ है, इस लाइन के ऊपर है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस लाइन के क्या है जी, नीचे है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल गया कि यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है और ऊपर का जो ओरिएंटेशन है ये दोनों डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होगा तब भी वो आइसोमर्स होगा और आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तब भी वो आइसोमर्स होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब स्ट्रक्चर यानी कनेक्टिविटी डिफरेंट होने लगेगा, जब कनेक्टिविटी क्या होने लगेगा, डिफरेंट होने लगेगा, तो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे, SI। और जब ओरिएंटेशन डिफरेंट होने लगेगा, अगर उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होने लगेगा तो उसको हम लोग
स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। तो आई होप आप ये बात को समझ चुके होंगे कि हमने यहाँ अरेंजमेंट टर्म जो है वो क्यों यूज किया है। तो अब आइए चलते हैं, हम लोग कैटेगराइज करते हैं किसको, हम आइसोमेरिज्म के कितने पार्ट्स हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए, तो देखिए हम टाइप्स देखने जा रहे हैं किसका, आइसोमेरिज्म का। ठीक है, ठीक है जी, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, आइसोमेरिज्म की टाइप्स की बात करने जा रहे हैं। तो हमने अभी क्या बोला कि देखिए आइसोमेरिज्म के दो टाइप हो गए। ठीक है, एक तो कनेक्टिंग के बेसिस पे, कनेक्टिविटी के बेसिस पे, और एक ओरिएंटेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उसको हम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, और दूसरे को हम बोल रहे हैं स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग एक दूसरा भी नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलें तो, मेरिज्म बोलिए आप, यहां भी आप लिख लीजिए मेरिज्म। ठीक है, यहां भी आप लिख लीजिए मेरिज्म। ठीक है जी, अब देखिए, अब जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसमें टाइप की अगर बात करें तो यहां पे अलग अलग टाइप्स आपको मिलेंगे, जैसे कि चेन आइसोमर्स। ठीक है, यहां पे आपको इसके टाइप क्या मिलेंगे, चेन आइसोमर्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, CI लिखेंगे। दूसरे टाइप्स की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, RCI हम बोल सकते हैं इसको। थर्ड की अगर बात करें तो पोजीशन आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स बोल सकते हो, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, और इसको हम लोग PI बोलेंगे। फोर्थ की अगर बात करें तो हम लिखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। देखिए आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना है। ठीक है, और जो कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं उन्हें एक दूसरे को आइसोमर्स बोलते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर्स बोलिए आप, और इसको हम लोग FI बोलेंगे। फिफ्थ जो है दैट इज मेटा मेरिज्म। ठीक है, और जो सिक्स्थ है वो आपका है दैट इज टॉटोमेरिज्म। तो इतने टाइप के आपके पास क्या है, इतने टाइप के आपके पास जो है वो आइसोमर्स हैं या आइसोमेरिज्म है। ठीक है, और ये आइसोमेरिज्म है, ये कौन सा है, ये स्ट्रक्चरल है। मैं आइसोमेरिज्म लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये इतने टाइप के जो है ये सब क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखिए अगर अब आप स्टीरियो की बात करते हैं तो स्टीरियो में हम लोग दो तरीके की बात करेंगे। एक बात करते हैं हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है जी, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोल सकते हो आप। यहाँ पे अगर आप इसको लिखें तो आप क्या लिखिएगा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरा लिखिएगा कन्फिगुरेशनल, कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये वाला पार्ट है जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये इतने टाइप्स के आपको क्या है, आइसोमेरिज्म है। फिर से हम लोग देख लेते हैं, जो आइसोमेरिज्म है ये आपको टू टाइप्स के हैं। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल के केस में आपने क्या देखा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे आपने क्या देख लिया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने क्या बोला, डिफरेंट। यहाँ पे आपने क्या बोला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
स्ट्रक्चरल भी सेम है, यहाँ पे कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम यहाँ पे कनेक्टिविटी लिखते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप्स क्या है जी, सेम है। कनेक्टिविटी किसका, एटम और ग्रुप्स का क्या है जी, यहाँ पे सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन जो आपका स्पेस में जो ओरिएंटेशन है किसका, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का, वो डिफरेंट है। तो उस तरीके के जो आइसोमरिज्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, और जहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, और जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा समाप्त होगा तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे स्टीरियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को सबसे पहले आप डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है तो आपको ये बातें समझ में आ गई तो भाई इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। तो क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे कि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structural formula are known as structural isomers and the phenomena, यानी this phenomena is called स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। तो आप यहाँ से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी इनकी प्रॉपर्टी की बात करिएगा, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकता है, तो ये सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब आइए हम समझते हैं कि जो भी एग्जाम्पल्स हम लेंगे कि क्या वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है और हमारे पास OH है। दूसरा क्या है, हमारे पास CH3 है, O है और हमारे पास ये CH3 है। अब देखिए अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6O, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो C2H6O। अब देखिए दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हो गए, सेम हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है जी, देखिए यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप CH2 के साथ जुड़ा है और CH2 जो है वो OH ग्रुप के साथ जुड़ा है, जबकि यहाँ पे O के साथ दोनों CH3 आपका जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, ईथर है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने से जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से, अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं दोनों की, तो दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे जी, डिफरेंट हो जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, दोनों का, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है और यहाँ पे आपका ईथर है, और फंक्शनल ग्रुप डिफर हो गया तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा, ठीक है। इनका आपका केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करेगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको डिफर करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको मैं सेकेंड स्ट्रक्चर मानूं तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो 1 और सेकेंड है ये हमारा कैसा है जी, ये हमारा SI है, ये हमारा क्या है जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएगा। अब आइए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है।
अब देखिए यहाँ पे 2 3 और ये हमारा 4 कार्बन। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो कार्बन है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे भी देखो कार्बन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा C4H10। ठीक है जी। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिएगा तो C4H10, यानी दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कैसा है, एक जैसा है। लेकिन कनेक्टिविटी देखिए, पहले में जो है वो स्ट्रेट चेन है जबकि दूसरे में ब्रांच हो गया। ठीक है, आप देखिए, अगर देखिएगा तो पूरा का पूरा स्ट्रेट चेन है, जबकि यहाँ पे देखिए ये आपका मेन चेन है और इससे ये वाला जो है ये ब्रांच लग गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट हो गया। क्या हो गया जी, इनका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करोगे और इनके भी स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करोगे तो ये आपका क्या हो गया जी, डिफरेंट हो गया। और जब ये डिफरेंट हो गया तो इनका कैरेक्टर भी, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रेट चेन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किससे, ब्रांच के कंपेयर में। तो ये सारी बातें हम लोग दिखेंगे। तो यहाँ देखें इन दोनों का फिजिकल कैरेक्टर भी क्या हो गया, डिफर कर गया। तो आप क्या यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल हम बोल सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड को हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है जी, आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं वहां पे हमारा जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं आइसोमर्स न लिख के क्या लिख सकता हूँ कि ये एसआई है, एसआई मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और दूसरा हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखिएगा तो दिस इज 1 2 एंड 3, और 3 कार्बन का अगर आप एल्कीन बनाते हैं तो C3H6 होगा। और इसका भी ये देखिए चेन जो है यहाँ ओपन चेन है और यहाँ पे रिंग हो गया, 3 कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या हो गया जी, एक जैसा हो गया। लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ का स्ट्रक्चर देखिए और यहाँ का स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन है। ओपन लिखिए या चेन भी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये ओपन ही है। और यहाँ का जो है वो कैसा है, रिंग है या क्लोज्ड है, यानी यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डिफरेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका ये फर्स्ट है और जो आपका ये सेकंड है, ये फर्स्ट एंड प्लस सेकंड जो है ये है क्या, तो दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर सकते हैं। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए आपको क्या देखना है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए जी, एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी आइसोमर्स के लिए जो पहला कंडीशन है ये मस्ट है। जब तक कि कोई एक दूसरे का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा आप उसको आइसोमर्स बोल ही नहीं सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर आप बताइए कि ये आइसोमर्स है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। देखिए यहां पे हमने ले लिया, ठीक है, यहां पे हमने डबल बॉन्ड ले लिया और फिर हमने एक कार्बन का चेन लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया। और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं क्या। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन है, और कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन 3 कार्बन 4, 4 का एल्कीन बनाइए तो C4H8 होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। यहाँ भी देखिए तो C4H8 होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। तो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो गया, एक जैसा हो गया। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ का भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए और यहाँ का भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, दोनों का एक ही जैसा है। कैसे बता सकते हो कि एक ही जैसा है, आओ काउंट करके देख लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए दोनों साइड में डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे है जी, 1 पे ही है। ठीक है, और दोनों साइड में लॉन्ग चेन ही है, कहीं ब्रांच नहीं है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो गया। तो क्या अगर आपसे पूछा जाए कि बता दो कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और जो ये सेकेंड स्ट्रक्चर है ये है क्या, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जो फर्स्ट है और जो ये सेकेंड है ये दोनों आइडेंटिकल है। ये क्या है जी, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है,
ठीक है, ये क्या है जी, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। दीज आर नॉट आइसोमर, दीज आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, आपसे कभी कभी ऐसा पूछेगा। कभी कभी तो आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, अब मान लीजिए कि आपको ये दे दिया, इस तरीके का एक रिंग दे दिया, ठीक है, और दूसरा आपको इस तरीके का रिंग दे दिया और यहाँ पे कुछ ऐसे लगा दिया। अब आप क्या देख रहे हो, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो फर्स्ट वाले जो रिंग है, इस रिंग में कितने कार्बन है, 6, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 12। लेकिन 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 अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया, C7H14। अब देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो फिर आइसोमर्स तो होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन लेकिन ये आप बोल सकते हो कि ये जो फर्स्ट है और जो ये सेकेंड है, अगर इनको देखोगे तो इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट और सेकेंड की अगर बात करेंगे हम, तो फर्स्ट और सेकेंड जो होंगे ये होमोलॉगी होंगे, क्या होंगे, होमोलॉगी होंगे, लेकिन नॉट आइसोमर्स, नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये बात समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। होमोलोगस सीरीज में हमने ये बात जान ली थी कि होमोलॉगी क्या होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ तो ही हम बात करेंगे किसके जी, आइसोमेरिज्म की। अगर सेम नहीं हुआ तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो फिर हम उसको दूसरे कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उसको जो होगा वो बोलेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। यहाँ भी हमने बोल दिया कि भाई दोनों एक ही जैसा है तो आइडेंटिकल है, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और अभी आपने टाइप देख लिया है, तो यहाँ पे हम लोग CI की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, हम लोग यहाँ PI की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे FI की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेटामेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातों को हम लोग करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे। हम पहले CI को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।